हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? कोई नहीं, कोई नहीं। एक मिनट। साइड से निकाल दो ना। कनेक्शन देख, हुआ क्या? या ठीक है। Okay, please be seated fast. We need to get started now. Everyone, wherever you guys are, be seated fast. Jaldi. Fast. Online students, please confirm, am I audible and visible to you? क्या हो गया? बोलता। Great. Okay, good afternoon everyone. Let's continue our discussion. In your notebooks, under SQC, we have written already first 3 points. Number 1 was SQC किन किन engagements के लिए apply होगा. Number 2 was what is the major objective of actually designing quality control policies and procedures. And number 3, list of important elements जिनके लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे. लाइक ऐसे 220 हर एक एक एलिमेंट को रिस्पेक्टिव नोट में डिस्कस करेंगे. राइट डाउन नोट नंबर 1, दैट इज लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज. नोट नंबर 1, द हेडिंग विल बी लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज for quality within the firm. Note number 1, heading is leadership responsibilities for quality within the firm. Leadership responsibilities for quality within the firm. This is your note number 1. उसका heading है leadership responsibilities for quality within the firm. 220 में बोला था दैट सर एक ऑडिट के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंगेजमेंट पार्टनर का, बिकॉज ऑब्वियसली अ फर्म में है 5 to 10 पार्टनर्स, बट हर एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर होगा, उसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. यहां पर हम एक एंगेजमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे फर्म का बात कर रहे हैं, तो यहां पे वर्ड एंगेजमेंट पार्टनर नहीं यूज करेंगे. यहां हम बोलेंगे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से इट्स EY. आप इसके अंदर ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे देयर विल बी सम पीपल, दे विल बी कॉल्ड एज लीडर्स.
अब ऑब्वियसली नॉर्मली ये कंपनीज नहीं होते, बिकॉज अगर कंपनी होते तो हम बोलते सीईओ हो गया ऑफ द कंपनी। यहां पर हम एक अप्रोप्रिएट वर्ड लीडर बोल सकते हैं। दिस कैन बी माई मैनेजिंग पार्टनर, दिस कैन बी माई, यू कैन से पार्टनर्स ऑफ द फर्म, आप कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हम पूरे फर्म के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करें वेयर एंटायर फर्म नोज whatever work we do, we have to give a proper report. Whatever work we do, we have to comply with professional standards and legal and regulatory requirement. वहां responsibility engagement partner को दिया था, यहां पर आप बोल रहे हैं जो भी आपके टॉप लेवल पे लीडरशिप पोजीशन होल्ड करने वाले लोग हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, उन्हें नॉलेज। क्या समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को 5 मिनट से बात करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट चुप हो जाने का है। हमारे लीडर्स का बाय डिफॉल्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने फर्म को बराबर से रन करना है। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे लीडर्स एक्सपीरियंस होंगे, नॉलेजेबल होंगे, प्लस उनके पास वो पावर भी होगा कि वो लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारे फर्म में सही क्या होगा और क्या गलत होगा। तो वो लोग फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। अंडर नोट नंबर 1 एकदम सिंपल 2 पॉइंट लिखेंगे, कोई ग्रेट प्रोबेबिलिटी नहीं है क्वेश्चन पूछने का। मे बी एक एमसीक्यू आ सकता है कि यहां पर वर्ड एंगेजमेंट पार्टनर नहीं आता है, यहां पर वर्ड है लीडर्स। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, एसक्यूसी रिक्वायर्स firms to establish policies and procedures, to promote an internal culture, that recognizes to promote an internal culture that recognizes that quality is essential, while performing any engagement. Quality is essential while performing any engagement. मतलब पूरे फर्म में एक ऐसा कल्चर बिल्ड कीजिए कि हम कोई भी एंगेजमेंट एग्जीक्यूट करें, वहां क्वालिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। दैट इज वन ऑफ आवर कोर ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी से क्वालिटी, दैट मींस बढ़िया से लोगों को हायर करने का, उनसे बराबर डायरेक्शन देके काम एग्जीक्यूट करवाने का, कंसल्ट करने का एक्सपर्ट्स वगैरह को वेरेवर रिक्वायर्ड, काम के रिगार्डिंग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का, अच्छा रिपोर्ट बना के देना, ये सब कुछ हम चाहते हैं हर एंगेजमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा कल्चर बिल्ड करना चाहिए हमने पूरे फर्म के अंदर। ऑब्वियसली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। Write down point number B. Firm's CEO, अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ केसेस में कंपनी नहीं होगा, इट विल बी फर्म, तो आप इसको इंपॉर्टेंट ऑफिसर बोल दीजिए, मैनेजिंग पार्टनर बोल देंगे, या लीडर वर्ड यूज कर देंगे। कुछ कुछ जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं जैसे अश्योरेंस लीडर, मतलब अश्योरेंस डोमेन के अंदर हमारे पूरे इंडिया के लिए मिस्टर ए और मिस ए इज द लीडर। दैट मींस दैट पर्सन विल डिटरमाइन अश्योरेंस डिपार्टमेंट के ओवरऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे। यहां पर हम वर्ड सीईओ या कोई भी और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं। लिखिए क्या लिखा आपने सेंटेंस, फर्म सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर्स or overall department leaders are responsible for firm's system of quality control. Responsible for firm's system of quality control. Firm's system of quality control. Point number C, they should have
sufficient and appropriate experience. Number C, they should have sufficient and appropriate experience, comma, ability, and authority. Sufficient and appropriate experience, ability, and authority to fulfill these responsibilities. To fulfill these responsibilities. एकदम सिंपल सा चीज है, सुनिएगा, खत्म हो गया लीडरशिप पार्ट। हम चाहते हैं पूरे फर्म में जो जो एंगेजमेंट्स होंगे, चाहे वो ऑडिट है, रिव्यू है, कोई भी काम रहे, वहां सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं टॉप मोस्ट लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उन्होंने पूरे फर्म के लिए क्या बनाने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, उन्होंने पूरे फर्म के लिए रिक्वायरमेंट्स बना देने चाहिए। तो कैन आई से वी नीड टू फाइंड राइट लीडर्स, वी नीड टू गिव देम अथॉरिटी, वी नीड टू ऑल्सो टेल देम दैट यू गाइज आर अकाउंटेबल फॉर दिस, ताकि हमारे फर्म में हर एंगेजमेंट जब होगा तो हमारा ना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद कर लो। हम चाहते हैं कोई भी एंगेजमेंट हम एग्जीक्यूट करें, हमारा रिपोर्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। हमने जो भी एंगेजमेंट किया होगा उसके लिए जो भी एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, हमने उन्हें क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। दिस इज आवर वेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन। ये हर एंगेजमेंट में होना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं हमारे फर्म में क्या लगाएं, बढ़िया पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाएं। देखिए, अगर मैं बोलता हूं ईवाई के अंदर अक्रॉस इंडिया फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली देयर आर 45 और 50 पार्टनर्स। एक एग्जांपल समझो, 5-6 अगर लोकेशंस में पकड़ता हूं तो हमारे पास 50 पार्टनर है, ज्यादा ही है, उससे 100 के आसपास रहेगा। मैं एग्जांपल में 50 बोलता हूं। अब वो 50 पार्टनर के अंडर 20-20 ऑडिट हो सकते हैं, 30-30 ऑडिट हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं है। पर मैं क्या चाहता हूं, हर ऑडिट के दौरान कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम चाहे बहुत छोटे प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करें या बहुत बड़े लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करें, इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड कंपनी है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। मतलब कहना ही से कुछ चीजें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, वो चीजें क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कहलाती है, जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया, टॉप मोस्ट लीडर्स को दे दिया। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, एबीसी पढ़िए, एकदम सिंपल है। वी आर डन विथ नोट नंबर 1, वी विल गो नेक्स्ट। दिस इज वेरी क्लोज टू 220 जो हमने कल ही डिस्कस किया था, बस इस बार पूरे फर्म का बात कर रहे हैं, ना कि एक एंगेजमेंट का। यही रेस्पॉन्सिबिलिटी 220 में हमने किसको दिया था, एंगेजमेंट पार्टनर। यहां पर वो वर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि ये एंगेजमेंट के लिए नहीं है, पूरे फर्म के लिए। इतना समझ में आया क्या? स्पेंड 2 मिनट्स, तीनों पॉइंट को पढ़िए, विल गो टू नोट नंबर 2। Done? Write down note number 2. Ethical requirements. Note number 2. Ethical requirements. जब भी ये वर्ड एथिकल रिक्वायरमेंट आता है ना, दिमाग में 2 चीज याद रखना। इट इज टॉकिंग अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। इट इज टॉकिंग अबाउट कोड ऑफ एथिक्स प्लस इसके अंदर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूडेड है। एथिकल मतलब फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजर रिक्वायरमेंट से कहां से आ रही है? कोड ऑफ एथिक्स से आ रही है। एंड ऑब्वियसली इन इंडिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु विल इशू कोड ऑफ एथिक्स? ICAI। तो उनका जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर ही हमारे क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, एंड इट इंक्लूड्स माय इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। हम जस्ट अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए, कोड ऑफ एथिक्स ने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हैं। कौन कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड आखिरी वाला बिहेवियर, दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। यस और नो? तो क्या हम ऐसा बोलना चाहेंगे, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो फर्म है,
चाहे हम ऑडिट करें, रिव्यू करें, कोई सा भी काम करें, वी शुड ऑलवेज कंप्लाई विथ ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीएआई. हाँ या ना? And sir, we should be independent while performing all these responsibilities. मतलब it's a compliance of code of ethics as well as independence requirements. Under ethical requirement, write down point number A. Firm should establish, सेम रिपीटेड लगेगा पूरा, क्योंकि ये हर बार बोलेगा पॉलिसीज कौन लगाने वाला, पूरा फर्म लगाएगा हर स्पेसिफिक चीज के अराउंड. फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स to provide policies and procedures to provide with reasonable assurance, to provide with reasonable assurance that the firm, to provide with reasonable assurance that the firm and its personnel, that the firm and its personnel comply with applicable ethical requirements, comply with applicable ethical requirements as per code of ethics, as per code of ethics, relevant ethical requirements as per code of ethics issued by ICAI, as per code of ethics issued by ICAI, and independence requirements, and independence requirements as per applicable, independence requirements as per applicable legal and regulatory requirements, as per applicable legal and regulatory requirements. फिर से नोटिस करोगे सिर्फ वर्ड वही लिखा है, एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना. पूरा जो सेंटेंस है ये एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल भी है. मतलब एक सेंटेंस दिमाग में डाल लेना. एसक्यूसी में जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 लिखाया था, एक बार जाके रिवाइज करो, वो 2 आपका ऑब्जेक्टिव था. एसक्यूसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 आपका क्या था? और नंबर 1 तो मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखाया था कि एसक्यूसी किस किस के लिए एप्लीकेबल है. 2 के अंदर से स्टैंडर्ड शुरुआत हुआ था. 2 के बाजू में लिखो ऑब्जेक्टिव. अरे नोटबुक में एसक्यूसी का जो पॉइंट नंबर 2 लिखाया था लंच ब्रेक के पहले, दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव. लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या लिखा है वहां पे. वो सेम चीज हर नोट में अप्लाई करते जाना. इट्स अ कॉपी पेस्ट फॉर एवरी नोट. पहले पढ़ो लैंग्वेज. क्या लिख रहा है? फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने चाहिए ताकि रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाइज विथ द फॉलोइंग. मतलब वो फॉलोइंग कई अचीवमेंट के लिए नोट 1 2 3 4 5 6 बनेगा. तो सेम लैंग्वेज आएगा. अब आप नोटिस कीजिए सेम लैंग्वेज लिखा है, बस इस बार क्या बोला? कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाई विथ इंडिपेंडेंस. मैंने वो अलग अलग सेंटेंसेस थे. ये एथिकल रिक्वायरमेंट का अलग सेंटेंस है, इंडिपेंडेंस का अलग सेंटेंस है, मर्ज करके एक ही में डाल दिया. क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस. तो मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही सेंटेंस में लिख दिया. अब सेम चीज को 2 सेंटेंस में लिखो, 2 मार्क दे देगा. इसे लिटरली ऐसा ही है. मार्क्स के लिए कुछ भी नहीं है. ये स्टैंडर्ड, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजोरिटी लोगों को समझता ही नहीं है एसक्यूसी अलग से है ही क्यों, या लोगों को 220 अलग से क्यों है. डिफरेंस है. एसक्यूसी इज फॉर ऑल एंगेजमेंट्स, इट्स फॉर एंटायर फर्म, एंड 220 इज फॉर वन एंगेजमेंट, दैट इज ऑल्सो ऑडिट. इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन अंडर नोट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2. एज पर कोड ऑफ एथिक्स, as per code of ethics, fundamental principles, as per code of ethics, fundamental principles includes the following. सर हमें पता है क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल. आज होमवर्क में लिख के भी आएंगे हम डिटेल में. अरे वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है. लिस्ट बना दो इधर. चलो एक बार लिस्ट तो बना दो, इसी बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा. डोंट आर्ग्यू.
ये पांचों को डिटेल में भी लिखने का आज होमवर्क के अंदर बैठ के। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये लिखना है ABCD। मतलब ये भी देख के कॉपी कर रहे हो यार। 1 घंटे पढ़ा है यार, कैसे हेडिंग याद नहीं हो सकता तुमको यार। और रेगुलर वाले तुम तो इतने बेशर्म हो, तुमको 200 में भी पढ़ाया ये मैंने, ऐसे 200 में। जाने दो बाबा, तुम्हारा क्या ही होगा मालूम नहीं। अंडर नोट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से रिवाइज करो। अब इसके अराउंड 1-2 अच्छा पॉइंट है जो डिस्कस करते हैं। जस्ट रीड दीज 2 पॉइंट्स, फिर अब आपको कुछ एडिशनल चीजें बताएंगे। एक बार इन दोनों को रिवाइज कीजिए। सुनिएगा, यहां पे एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाना है, बट उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए, तो ठीक है। सुनिएगा सर, इस बार ना एथिकल रिक्वायरमेंट है फॉर द एंटायर फर्म। अगर एक एंगेजमेंट होता तो बहुत आसान होता। एंगेजमेंट पार्टनर अपने टीम मेंबर को देखेगा, वो लोग इंडिपेंडेंट एथिकल लेके नहीं है। याद है बोला था आपसे वो अंडरटेकिंग लिखवा के ले लेगा ईमेल के ऊपर या लेटर पे। कल ही बताया था, मेरे जितने भी टीम मेंबर रहेंगे उनसे पेपर पे साइन करवा के लेगा मैं, या ईमेल कंफर्मेशन लेगा दैट दे कंप्लाई विद दीज इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हर एंगेजमेंट के लिए करना पॉसिबल है, एज अ फर्म इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। तो आपको इसके लिए एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। व्हाट यू शुड डू इज, आपके फर्म के अंदर लेट्स से अगर मैं बोलता हूं देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, एवरी डिपार्टमेंट विल हैव पार्टनर्स। आपने पूरे फर्म में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो अलग अलग पार्टनर्स है, पहले उन्हें बोलना चाहिए करंटली एज अ फर्म हम ऑडिट किन किन क्लाइंट्स का कर रहे हैं, हम करंटली एडवाइजरी किन किन को प्रोवाइड कर रहे हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, इसी वजह से वो लोग फर्म को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। Why not have one single organization and do everything together? Because management of compliance requirements is very dangerous. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग को एक अलग एंटिटी ही बना देंगे, एडवाइजरी को अलग एंटिटी बना देंगे। इससे क्या होगा, ये मेरा अगर ऑडिट डिपार्टमेंट है, अब मुझे पता होगा ऑडिटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास में 8-10 पार्टनर है। इन पार्टनर को बोलूंगा हमारे पास किस किस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसका लिस्ट लेके आओ, इनके रिगार्डिंग क्या क्या रिलेटिव के डेफिनेशन में लोग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या, उसका लिस्ट बनाओ। फिर हर एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। तेरे पास में अगर 5 ऑडिट्स हैं, तू ध्यान रखेगा इन सारे ऑडिट के अंदर हर केस में इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई होता है। वो एंगेजमेंट के लिए हो गया। अभी डर पता है क्या है, हो सकता है पार्टनर 1 के पास में HDFC बैंक का ऑडिट है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पूरे फर्म के लिए आता है। अरे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पूरे फर्म की, तो पार्टनर 1 नहीं है, 2 को बताना पड़ेगा, 3 को बताना पड़ेगा कि हमारे पास HDFC बैंक का ऑडिट है। एनी नॉन कंप्लायंस बाय एनी पार्टनर इज ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एंटायर फर्म। तो कैन आई से ये प्रॉपर पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हमारे लिए, किस किस क्लाइंट की वजह से क्या क्या इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए पूरे फर्म लेवल पे
डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर सारे एम्प्लॉइज को ये सर्कुलेट करना पड़ेगा। ये इंश्योर करने के लिए दैट एज अ फर्म डू वी कंप्लाई विद ऑल दिस, फॉर एवरी एंगेजमेंट हम करेंगे, ये एज अ फर्म भी करना पड़ेगा। और अगर कोई भी थ्रेट लगता है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई नो अ वेरी क्लोज फ्रेंड वर्क्स इन अ फर्म, they have a audit of a private bank. If he wants to borrow money, even if this private bank offers him the lowest rate of interest as a normal customer, he will not borrow money from the same bank, because he knows जब मेरे को एनुअली डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एनुअली डिक्लेरेशन, तो फर्म को समझ में आएगा कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया हुआ है, तो मतलब अगली बार जब मेरा पार्टनर बनने का प्रोसेस शुरू होगा, वो मेरे को बोलेगा ये लोन को लिक्विडेट करना पड़ेगा, मतलब खत्म करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, लोन ट्रांसफर करना पड़ेगा टू अनदर बैंक, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल बी ए इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट, because this partner may not sign on HDFC Bank, but is a partner of a firm who signs for HDFC Bank. Are you understanding this? So it's a very serious concern. At an individual level checking करना आसान है, at a firm level ensure करना बहुत complicated हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं as a firm हम policies and procedures बनाए ताकि ये ensure किया जाए। Is that clear to you? Write down point number C. We are in note number 2. पहले 2 पॉइंट लिखिए number 3. Firm should design a mechanism through which all engagement partners will provide details of independence requirements for all their clients, to the firm. Full stop. Firm should at least annually obtain a written confirmation from all its personnel that whether they comply with all applicable independence and ethical requirements. मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि आपके सारे पार्टनर्स अपने सारे क्लाइंट्स के रिगार्डिंग जो जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, फर्म को। और फिर फर्म एक रिक्वायरमेंट बनाएगा, साल में एटलीस्ट एक बार सारे एम्प्लॉइज से अंडरटेकिंग लिया जाए दैट हमारे लिए एज अ ईवाई ये सब इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, डू यू कंप्लाई विथ ऑल ऑफ देम, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए 220 में अलग से होगा। दिस इज जनरली फॉर द एंटायर फर्म। समझ में आया है क्या? 100% होता है, करना ही पड़ता है। बिगर द फर्म्स द हायर द रिस्क, एंड आपको ये प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा। ये एटलीस्ट एनुअली बोल रहा है, स्मॉलर फर्म्स में हैव इट एनुअली वंस, बट बिगर फर्म्स विल हैव इट हाफ ईयरली। इन एवरी 6 months यू हैव टू डू द रिपोर्टिंग कि भाई ऐसा तो नहीं, क्योंकि सुनो ना, आपका इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो बदल सकता है। अरे अब उसमें अगर बार बार चेंज होगा तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना यार। इसीलिए आपको एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ भाई, हमारे पास ये कंपनीज है, इनके अंदर ये कैटेगरी के इंटरेस्ट होना अलाउड नहीं है। ये किसका रिक्वायरमेंट है? फर्म का, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, इसलिए हमने एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। कितने पॉइंट लिखे?
पॉइंट नंबर 4, 4 मार्क का आंसर कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट नंबर डी, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस should be promptly notified, should be promptly notified to the firm, promptly notified to the firm, and appropriate action, and appropriate action should be taken, appropriate action should be taken to ensure compliance with applicable requirements, to ensure compliance with applicable requirements. बीकॉम लेवल एग्जांपल दूं क्या? ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बोलता है आपका रिलेटिव, बीकॉम लेवल ही है, आपका रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी इन द कंपनी। उसका लिमिट दिया है फेस वैल्यू 1 लाख, वेरी बिग जोक। 1 लाख फेस वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, बराबर है कि नहीं? और लॉ इससे भी ज्यादा कैरिड भी होता है। गलती से वो लिमिट क्रॉस हो गया, गलती से वो लिमिट क्रॉस, कैसे गलती से होगा? खरीदना पड़ेगा, पैसा लगता है बाबा, बट चलो गलती से लिमिट क्रॉस हो गया तो उसने बोलता है इट्स ओके, यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज। अरे 60 डेज मतलब समझता है क्या? आज की तारीख में जी के अंदर चीजें ऊपर से नीचे जाकर के वापस 300 पे जा सकता है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब 60 डेज में तो एक स्टॉक डबल होकर के वापस आधा भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कैन आई से थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाए, कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस मिले तो हमने क्या करना चाहिए? प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना चाहिए, फर्म को पता होना चाहिए, एंड उन्होंने इमीडिएटली क्या लेना चाहिए? अप्रोप्रिएट एक्शन। और आपका लॉ बोलता है विद इन 60 डेज करेक्टिव एक्शन ले लो। करेक्टिव मतलब क्या? बेच दो और क्या होगा? तुम्हारा 1 लाख के फेस वैल्यू के बियॉन्ड शेयर होल्डिंग चलेगा तो बेचना ही पड़ेगा ना यार, या तो तुमको बेचना पड़ेगा या तुमको फर्म को छोड़ना पड़ेगा। इधर यू एग्जिट एज अ फर्म पार्टनर और यू एग्जिट द शेयर्स और यू लीव द क्लाइंट। करेक्टिव एक्शन एक ही होगा, बेच देना शेयर्स को। तुमको याद है ना ये सेक्शन 141 सब सेक्शन 3? आईसीए का एक क्वेश्चन भी है, तुमको ये पक्का बताया होगा मेरे को लगता है। वाहियात क्वेश्चन, मतलब वर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन अगर मैंने अपनी जिंदगी में देखा ना अगर आईसीए का तो ये है। आई रियली मीन दैट। कंपनी है XYZ, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो गाइडेंस दे देते हैं कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए मेरे सबसे क्वेश्चंस की भी। XYZ is a company. Mr. A is appointed as auditor of XYZ. अभी मिस्टर ए के पास में लेट्स से इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को आपने ऑडिटर अपॉइंट किया XYZ का। ए के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, ना ए के रिलेटिव में कोई भी इंसान है उसके पास कोई शेयर होल्डिंग है। अपॉइंटमेंट होने के बाद ए के स्पाउस ने XYZ के अंदर शेयर्स परचेज किया। XYZ में क्या किया? शेयर्स परचेज किया अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 50,000। 1 लाख बहुत दूर है, हमको पता है लिमिट 1 लाख का है। 50,000 के फेस वैल्यू के शेयर्स परचेज किए। क्या ए कंटिन्यू कर सकता है एज अ ऑडिटर? जब अपॉइंटमेंट हुआ कोई रिलेशनशिप नहीं था। आफ्टर अपॉइंटमेंट द स्पाउस परचेजेस shares up to the face value of 50,000. Can A continue as an auditor of XYZ? क्या ऐसे को क्वेश्चन नहीं है? दिस इज एक्चुअली तुम्हारे नए सिलेबस के मॉड्यूल में है कि नहीं मेरे को नहीं पता। ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल में तो सेम क्वेश्चन है, ये नंबर बस अलग होगा, बस और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हिसाब से अलाउड है या नहीं है? क्या मजा है तुम्हारे को सेम क्वेश्चन और मैं तुमको आंसर ही नहीं देता हूं, जाने दो। अलाउड है या नहीं है? हाउ मेनी यू थिंक सर अलाउड है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलेंगे सर इट्स नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 141 सबसेक्शन 3 बिकॉज
The limit given under law is face value of 1 lakh. कितने लोग बोलते हैं अलाउड है सर? रेज हैंड्स. ओके. हाउ मेनी वी थिंक सर यहां पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा ऑडिटर? क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड अंडर 141 सबसेक्शन 3. सुनिए, क्लियरली सुनिएगा. आईसीएआई का सजेस्टेड आंसर नए सिलेबस में मैं ढूंढ करके वापस पढ़ लूंगा, तुमको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अगर लिखा है कि नहीं लिखा है. ओल्ड में कंफर्म था, लॉ के ही मॉड्यूल के अंदर था. आईसीएआई का खुद का क्वेश्चन, उन्होंने बोला ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, मतलब ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उनका लॉजिक है फेस वैल्यू इज 1 लाख, दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ 1 लाख, अलाउड है, इट इज अलाउड. ये आईसीआई का सजेस्टेड आंसर था. एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज क्लियर एग्जाम. व्हाई आर यू टॉकिंग? इट्स अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. आप उस कंपनी का ऑडिटर बने, उसके बाद शेयर्स परचेस कर रहे हैं, रिलेटिव में डेफिनेशन में आने वाला इंसान है, मतलब क्लियरली योर बाइंग इज थ्रू the information what you would have received as the auditor of the company. It should not be allowed. Rather, interpretation of law should be, ये buying and selling allowed ही नहीं है. Interpretation should be, आपको ये shares hold करना allowed है. क्या करना अलाउड है? होल्ड करना. हो सकता है आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आने वाले किसी इंसान ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा. नाउ बहुत ज्यादा साल पहले इन्वेस्ट करने की वजह से अब हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू वो 1 लाख के बियॉन्ड चले गया होगा. कोई दिक्कत नहीं है. इट इज अ वेरी ओल्ड इन्वेस्टमेंट. क्योंकि आज आप उस कंपनी के ऑडिटर बन गए हो, तो सामने वाला अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख अपने शेयर्स क्यों बेचे? उसने खरीदा तब नहीं था जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, या तुम जब ऑडिटर थे. उसने खरीदा अपने हिसाब से था. क्या वो पोजीशन को होल्ड कर सकता है? हाँ. सी, इफ योर पेरेंट्स वर इन्वेस्टर इन बजाज फाइनेंस 7 years back, and let's say after 7 years you become the auditor of Bajaj Finance, they did not invest 14 years back because of you. Are you understanding this? That is why law says आपको ये पोजीशन होल्ड करना अलाउड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख. वो भी बहुत ज्यादा हो गया. एक्चुअली लॉ का मतलब ये नहीं कि बाइंग सेलिंग अलाउड है, बट आईसीआई का आंसर लिखते वक्त कुछ इंटरप्रिटेशन का दिमाग मत लगाना. एक लिमिट याद रखना, 1 लाख का फेस वैल्यू, जब तक उसके अंदर है सब अलाउड है. जब तक उसके अंदर है सब अलाउड है. मैं आईसीआई का नए मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन खोजता हूं, खोजने के बाद आपको फोटो निकाल करके भेजूंगा. इस बार है कि नहीं मुझे जेन्युइनली नहीं पता. ओल्ड में जरूर था, मैंने खुद पढ़ा है और इरिटेट होकर के बता दिया बच्चों को कि ऐसा होता है. यू नो व्हाट इज द आंसर ऑफ आईसीआई नाउ एंड व्हाट इज द रियल लाइफ आंसर? दे आर डिफरेंट. इज दैट क्लियर टू यू? कैन आई प्रोसीड? चलिए आप 2 मिनट में पढ़ लीजिए जो आपने लिखा है. मेरे हिसाब से ये आपको ब्रीच भी अगर होता है तो नोटिफाई करके सही एक्शन लेना चाहिए. मेरे हिसाब से एथिकल रिक्वायरमेंट वाला नोट खत्म हो चुका है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन, एथिकल रिक्वायरमेंट इज डन. मेरे हिसाब से बहुत इजी आंसर है. एसक्यूसी पे अगर क्वेश्चन आया स्पेसिफिक नोट पे तो आप आराम से लिख पाएंगे. स्पेंड 2 मिनट्स क्विकली गाइस, पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं. विल गो टू नोट नंबर 3. तेरे क्वेश्चन ऑडिट में आएगा कि लॉ में आएगा, वो आईसीआई डिसाइड करेगा. और लॉ का पेपर पहले होता है, ऑडिट का पेपर बाद में होता है, बराबर है ना? तो ऑडिट में भी आ सकता है. कंट्रोल. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नोट नंबर 3. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. नोट नंबर 3, acceptance and continuance of
क्लाइंट रिलेशनशिप। इस नोट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एसक्यूसी के अंदर भी यही नोट इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ अलग भी आएगा इस बार, दैट कैन बी अ गुड एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 1 एक तो टाइम पास पॉइंट है, तुमको ऑलरेडी पता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, following information is vital before accepting. Following information is vital before accepting an engagement. Before accepting an engagement. Bullet point number 1. क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, पढ़ाया था तुमको, सेम चीज ये, चुपचाप लिखो, आर्ग्यूमेंट मत करो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज वाइटल, उसमें नंबर 1 इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, नंबर 2 कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंड नंबर 3 कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। Competence of engagement team, and number 3 compliance with ethical requirements. ये सेम तीनों सेंटेंस 220 में भी लिखवाया था अंडर A&C एनालिसिस, बराबर है कि नहीं है? अरे हाँ है ना? इसमें जो इंटीग्रिटी है उसे मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, और बाजू में लिखो रेफर नोट नंबर। सर नोट के अंदर नोट, हाँ आर्ग्यूमेंट नहीं, रेफर नोट नंबर। वी आर इन नोट नंबर 3 राइट नाउ, लिखो रेफर नोट नंबर 4। इंटीग्रिटी पे स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बस इस बार लिखवा के दे दूंगा और कुछ नहीं। सुनिए सर, इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट ग्रेट क्वालिटी इन योर ओवरऑल ऑडिट फर्म, आपने सर एक एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी नया एंगेजमेंट, चाहे वो ऑडिट हो, रिव्यू, कुछ भी हो, उसको एक्सेप्ट करने के पहले आपने एक एनालिसिस करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एनालिसिस। सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है उसके इंटीग्रिटी के बारे में, मतलब क्लाइंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो। क्या करो? क्लाइंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, वही पढ़ना है, उसमें क्या क्या चेक होता है। दूसरा चीज, क्या तुम्हारे पास में कॉम्पिटेंट लोग हैं? आर दे अवेलेबल ऑन टाइमली बेसिस? रिसोर्सेज का क्वांटिटी बराबर है क्या? तुम्हें लगता है क्या उनके पास वो कॉम्पिटेंस है कि हम ये काम बराबर से कर पाएंगे? सर लोग अवेलेबल है बट वो सर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो पॉइंट नंबर 3 बोलता है दे शुड ऑल्सो कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हम पढ़ के आए हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस, ऊपर जस्ट पढ़ा है, हाँ या ना? मतलब सर इधर दिमाग किस पे लगाने का है? इंटीग्रिटी में क्या क्या आता है। आइए, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1A.23 यू विल सी अ पॉइंट नंबर 4 विथ रिगार्ड्स टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट। हमने क्या क्या मैटर्स कंसिडर करने चाहिए? ये मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है। It is a background verification of client. एकदम लॉजिकल है, रीड करेंगे, मस्त 5-6 पॉइंट पिक करेंगे, आराम से समझ में आएगा क्या क्या चीज कंसिडर करना चाहिए। मतलब सर सुन लीजिएगा, कोई भी एक नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने के पहले मैं उनके बारे में क्या क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कवर करेगा, कंसिडर करेगा। नंबर 1, सर व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट पीपल, their related parties and audit committee. मतलब what is their market reputation currently, and it's not only about owners, it's also about their top level management, their TCWG वाला लोग, मतलब हर तरीके से जो इस बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, रन करता है, उन लोगों का मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, ये मैंने चेक करना चाहिए। नंबर 2, उनके ऑपरेशंस का करंट सिचुएशन क्या है, आर देयर ऑपरेशंस आर डूइंग फेयरली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उनके ऑपरेशंस पे रोक लगा दिया गया है, उनके अगेंस्ट कोई केसेस फाइल किए गए हैं, हाउ आर देयर ऑपरेशंस करंटली गोइंग ऑन, ये मेरे को पता होना चाहिए। फिर सर क्या क्लाइंट अग्रेसिवली कंसर्न्ड है कि हमने हमारे ऑडिट फर्म का फीस रखना चाहिए एज लो एज पॉसिबल। एक अलग ही पॉइंट है, ये एक्सेप्टेंस में क्लाइंट का इवैल्यूएशन के साथ साथ में पैसा कितना देने वाला इवैल्यूएट कर रहा है, कि मतलब अगर वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि फीस बहुत कम होना चाहिए, तो तुमको लगता है देखो नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करना इज इक्वल्स टू अ गुड इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट के पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, साथ साथ में रिटर्न कितना मिलने वाला है, मतलब फीस ढंग का चार्ज करने देगा या नहीं। सबसे मजेदार है पॉइंट नंबर ई, क्या लगता है वो आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगाएगा। अगर वो आपके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करने वाला है तो ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लॉजिकल है क्या? या उससे भी खतरनाक, इस क्लाइंट का पैसा कैसे आ रहा है, आर दे इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और इन एनी criminal activities? Should you consider acceptance of such an engagement? Obviously not. लॉजिकल चीज है कि नहीं है, नहीं कंसिडर करना चाहिए। लास्ट वन सर, द रीजंस फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, मतलब वो आपको ही क्यों अपॉइंट कर रहा है और एग्जिस्टिंग वाले को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया? अरे उसका अगर टेन्योर खत्म नहीं हुआ था 10 साल का, उसका अरे 5 साल फॉर अ फर्म इट्स 10 ईयर टेन्योर, यस और नो? जब पुराने फर्म का 5 साल का टेन्योर खत्म ही नहीं, मतलब 10 साल का टेन्योर खत्म ही नहीं हुआ, तो आपको अपॉइंट क्यों कर रहा है और पुराने वाले को रीअपॉइंट क्यों नहीं कर रहा है? उसके रीजन भी पता होने चाहिए ना यार। हो सकता है पुराने वाले को कोई प्रॉब्लम मिले होंगे इसलिए उसने रिजाइन किया होगा, या उसका रिमूवल हुआ होगा, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विल यू कंसिडर ऑल दीज मैटर्स? हमेशा कंसिडर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लिखवा के देंगे। बट बिफोर वी राइट दिस, हम ये नोट नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट करते हैं। उसमें आपने एक पॉइंट लिखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंटीग्रिटी, दैट वी विल राइट एज अ सेपरेट नोट। आर वी गुड? राइट डाउन अंडर ए एंड सी एनालिसिस, पॉइंट नंबर 1 हो गया है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2। अभी भी हम किधर है? नोट नंबर 3 में ही है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। इफ देर इज एनी conflict of interest, if there is any conflict of interest or other issues then firm should not accept such engagements. Then firm should not accept such engagements. Point number 3, if conflicts or issues are identified, after accepting the engagement, then the firm, auditor word सही नहीं है यहाँ पे, then the firm should determine the following. Bullet point number 1, their professional and legal responsibility to inform about these circumstances to the appointing authority or any regulator if applicable. Appointing authority or any regulator if applicable. And bullet point number 2, firm should consider the possibility of withdrawing either from the engagement or from both, engagement and overall client relationship.
क्लाइंट रिलेशनशिप। सुनिए, एकदम सिंपल सा चीज है, 2 मिनट के लिए। सर, हमने ये सब चीजें इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट। हम ये चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। या तो हमने एक्सेप्ट करने के पहले पता चल जाएगा भाई इस क्लाइंट के अंदर इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो हमने क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करने का है। अगर हमको पहले ही पता चल गया तो हम ऐसा रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम ऑलरेडी इस कंपनी के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको रीच आउट करते हैं, कैन यू बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? वी शुड से नो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अरे हम बाकी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई। अरे हाँ या ना सर? अगर ऐसा नहीं हुआ है, कैसा हुआ है? हमने क्लाइंट एक्सेप्ट किया, तब तक सब ठीक था। एक्सेप्ट करने के बाद लेट्स से ड्यूरिंग द क्लाइंट रिलेशनशिप कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए। हो सकता है ना जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो उसने दूसरे कंपनी को खरीद लिया होगा। अरे बराबर है कि नहीं है? अब पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप आ गया होगा। अरे बराबर है कि नहीं है? हो सकता है उस एंटिटी में तुम ऑलरेडी डायरेक्टर रहोगे। मैं आपको बोला जैसे अभी थोड़ी देर पहले, कैन यू बी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी? आप एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकते, बट डायरेक्टर तो हो सकते हो ना। अरे हाँ या ना? कहना इससे पहले इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस थे, अब वो रिलेटेड हो गए कि नहीं हो गए? क्या इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्या मेरे को इस केस में जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए? जो मेरे को अपॉइंट करेगा उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड क्या मैंने रिजाइन भी कंसिडर करना चाहिए? सर, यहां पर विड्रॉल करते वक्त सोचना ऑडिट से विड्रॉल करना है या सारे रिलेशनशिप से विड्रॉ करना है। मतलब हो सकता है सिर्फ ऑडिट से विड्रॉ करो, 144 वाली सर्विसेज अब एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करो। अरे उधर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए रिस्ट्रिक्शन है भाई। तुम ये याद रखो, कोई कॉन्फ्लिक्ट पहले मिला तो एक्सेप्ट मत करो, बाद में मिला तो इन्फॉर्म करके विड्रॉ करो। थोड़ा 144 अगर समझा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। 144 इज कंपनीज एक्ट, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। याद है क्या? पक्का? आगे बढ़े क्या? श्योर? एंड द वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाज देयर। Notebooks, note number 4. Notebooks, note number 4. Matters to be considered. नोट नंबर 4, उसमें सेंटेंस ही डायरेक्टली बेटा ऊपर नोट नंबर 4 का रेफरेंस नोट नंबर 3 में दिया है हमने। ये इंटीग्रिटी के लिए है बच्चों। चाहिए तो वहां लिख दो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, लिख दो अगर डाउट आ रहा है तो। आपके इंटीग्रिटी पे तो डाउट आ रहा है मेरे को। लिखिए, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड while evaluating, matters to be considered while evaluating the integrity of a client, while evaluating integrity of a client। क्या क्या मैटर्स कंसिडर करेंगे हम? ये एक लिस्ट है, हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया है। आज पहली बार आपको दूसरा होमवर्क मिलने जा रहा है। ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क एंड बाजू में रेफर कीजिएगा पेज नंबर 1A.23। होमवर्क एंड बाजू में लिखिएगा 1A.23, वरना बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ में आएंगे, होमवर्क करेंगे, पर समझेगा ही नहीं। क्योंकि जब ये चल रहा था तो बढ़िया नींद आ रही थी, कुछ तो अपॉइंटमेंट आ रहा था, फिर कहीं तो चले जा रहे थे सर सडनली, ऐसा कुछ तो ऐसा चल रहा था। इट वॉज लिटिल वेग ऐसा। पहले 220 रिवाइज करने के लिए बोला, एक एक नोट पढ़ा रहा हूं, एक एक नोट लिखा रहा हूं, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। चलो लिखो नोट नंबर 5। सब अच्छा होगा, डोंट वरी बेटा, कुछ बुरा नहीं हो सकता है। यू जस्ट नीड टू हियर मी आउट फॉर फ्यू मोर डेज, दैट्स इट, दैट्स इट। नोटबुक्स, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, राइट डाउन ह्यूमन रिसोर्सेस। नोट नंबर 5 लिखिए ह्यूमन रिसोर्सेस। कितनी जगह छोड़नी है? जितने पॉइंट लिखने का मन है। 5 पॉइंट लिखना है तो 7-8 लाइन छोड़ दीजिए। एक पॉइंट तो क्यों ही लिख रहे हो फालतू में? लिखो ही मत ना, ताकि एटलीस्ट देखो एक आध पॉइंट लिखोगे एग्जाम में, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा गलती से,
समझ में आएगा तो बुरा भी लगेगा कि मेरे को होमवर्क दिया था मैंने नहीं किया। बेस्ट क्या होगा, समझना ही नहीं चाहिए पूछा क्या, ताकि मैं ऐसे को ब्लेम करूंगा कुछ भी पूछता है, या टीचर को ब्लेम करूंगा कुछ भी पढ़ाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो लिखो। नोट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर ए, वापस से सेम, फर्म शुड स्टैब्लिश, नोट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर ए, फर्म should establish policies and procedures. Firm should establish policies and procedures to provide with reasonable assurance. Should establish policies and procedures to provide reasonable assurance. I'm sure you have reached a level in your head when you say, I don't want any assurance. Reasonable assurance that they have sufficient personnel, with capabilities, competence and commitment. Sufficient personnel with competence, capability and commitment which is necessary. Competence, capability and commitment which is necessary to comply with applicable professional standards, and legal and regulatory requirements. To comply with professional standards and legal and regulatory requirements. And to issue appropriate audit report. To issue appropriate report लिख दो, audit word हटा दो. And to issue appropriate report. ये आपका ऑब्जेक्टिव का सेम सेंटेंस है, इसमें एक ही वर्ड लॉजिकल है कि हमारे पास में सफिशिएंट लोग होने चाहिए जो केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट है एंड कमिटेड है। हमें ऑब्जेक्टिव वही अचीव करना है, बट उसके लिए व्हाट वी नीड राइट सेट ऑफ पीपल। सी द हेडिंग इज एचआर, इनफ, हेडिंग इज एचआर, सो सिंपल है। एसक्यूसी का ऑब्जेक्टिव सेम है जो मुझे अचीव करना है। I just need right set of people who have the required experience, capability, ताकि हम वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल चीज है यार, हमने सही लोगों को हायर करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, तो ही हम बोल पाएंगे ना। सी द फर्म इज ऑल अबाउट राइट सेट ऑफ पीपल। अगर आप PW, EY, KPMG, Deloitte, McKinsey, BCG कभी ज्वाइन करेंगे, इन दैट इंडक्शन दे क्लियरली से the most important assets for these organizations is nothing but the people. So if they have the right set of people in the organization, then they will always be in top 4 or top 5, because simple, लोग ही determine कर पाएंगे कि हमारा quality of work कैसा होगा। तो simple है, हमने सही लोगों को hire करना चाहिए, उनको appraise करके retain करना चाहिए, उन्हें empower करना चाहिए, ताकि हमारा HR क्या रहे, strong रहे, तो हमारा overall quality of work हमेशा maintained रहेगा। Write down point number 2. Such policies and procedures should address relevant HR issues, मतलब HR रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए कंट्रोल लगाओ, ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं फॉर अ HR डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? बुलेट पॉइंट नंबर 1, रिक्रूटमेंट, सही लोगों को हायर करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। मेक अ लिस्ट, फॉलोइंग इश्यूज आपने लिखे। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 कॉम्पनसेशन,
If you do not give right compensation to people at right time, they will leave and join your competing firms. Number 3, training. रिक्रूटमेंट कॉम्पनसेशन ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल आपको हायर करता है, मैं आपको सेम रिस्क बोला, अगर आपको इंडेस वो नहीं सिखाएगा तो अल्टीमेटली वो आपको लिस्टेड कंपनी में प्लॉट नहीं कर सकता है, और लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के लिए प्लॉट कर रहा था, आपको उसको इंडेस का ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. अगर वो ये नहीं कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली खुद के काम का क्वालिटी क्या करेगा, खराब कर देगा. बुलेट पॉइंट नंबर 4, करियर डेवलपमेंट. करियर डेवलपमेंट. एंड द लास्ट वन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. Career development, and the last one, performance evaluation. ये कुछ HR रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिनको हमने सॉल्व करना चाहिए, और अगर हमारे पास में सफिशिएंट लोग रहे जो एक्चुअली केपेबल है, कमिटेड है एंड कॉम्पिटेंट है, तो हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क, चाहे फिर हम ऑडिट करें, रिव्यू करें, अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करें, व्हाटएवर सर्विस में प्रोवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. हमारा ओवरऑल फर्म का क्वालिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा. आर दीज नोट नंबर 1 2 3 4 5, 5 लिखा दिया ना आपको, 5 नोट क्लियर है क्या? राइट डाउन. नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग. मैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को स्किप कर रहा हूं, वो कल पढ़ पाएंगे अपन. एक लिखिए नेक्स्ट, मॉनिटरिंग. नोट नंबर 6 रहेगा ना ये, मॉनिटरिंग. कुछ नहीं, एकदम टाइम पास है, लिखना भी नहीं है कुछ, ये सिर्फ नोट होना चाहिए कि मेरे को पता होना चाहिए ये स्टेप एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब है ये जो पूरा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगा रहे हो ना, मतलब दीज आर माय क्वालिटी कंट्रोल्स. ये याद है क्या, कोई भी कंट्रोल्स के लिए आप 2 चीज चेक करते हो, दे शुड बी एडिक्वेट एंड दे शुड बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. बराबर है कि नहीं है? आपको यहां भी सेम देखना है कि आपके जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं क्या वो फर्म के हिसाब से एडिक्वेट है एंड क्या वो ढंग से ऑपरेट करते हैं. 2 वर्ड लिख दीजिए, क्वालिटी कंट्रोल्स. मॉनिटरिंग के नीचे 2 वर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल्स शुड बी एडिक्वेट. क्वालिटी कंट्रोल्स अंडर मॉनिटरिंग एक वर्ड लिख दीजिए, क्वालिटी कंट्रोल शुड बी एडिक्वेट एंड दे शुड ऑपरेट इफेक्टिवली. शुड बी एडिक्वेट एंड दे शुड ऑपरेट इफेक्टिवली. यही आप चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे. इज मॉनिटरिंग क्लियर टू यू? अब बचता है एक आखिरी नोट, दैट इज योर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. उसमें हमको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अदर देन दिस पूरा एसक्यूसी का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है. अब एक चीज और नोटिस करेंगे लास्ट में, 1:25 के लास्ट में एक हेडिंग लिखा है ऑडिट क्वालिटी. इसके लिए आप देखेंगे 2 रेफरेंस मिलेगा, SQC 1 एंड 220. अब आपको फाइनली दोनों में डिफरेंस पता है. दिस इज ओनली फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, दिस इज फॉर ऑल एंगेजमेंट्स. इज दैट क्लियर टू यू? That's all for today. Thank you. I'll see you in strategic management. Bye bye. Enjoy. कल क्या है? नॉर्मल लेक्चर है. थैंक यू.